हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनबॉक्सिंग रीजनिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो सेशन है वो कैसा होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके सामने लेके आया हूं NIACL AO का एक एक्सपेक्टेड पेपर जो रीजनिंग में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कोर दिलाएगा। और आपको पता होगा कि रीजनिंग जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाने वाली है, और प्रीलिम्स में आपके 35 मार्क्स जो हैं वो किस तरह से मैं सिक्योर कराऊंगा अगर आप इस सेशन में ऐसे ही बने रहे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और 1 तारीख से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, 60% आपने मार्क्स गेन किए हैं, तो डेफिनेटली आप इसका फॉर्म जरूर भरें और मेरे साथ इस सेशन और आने वाले सेशंस में जुड़ते रहें अपने करियर को और अपने रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूं रीजनिंग का NIACL AO में, जो पिछले साल के जो पेपर से मैं कंपेयर करके आपके सामने एक पेपर बनाया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस पेपर से काफी कुछ चीजें आपको हेल्पफुल होंगी, काफी कुछ चीजें सीखने मिलेंगी और एग्जाम में एटलीस्ट आप ऐसे क्वेश्चन को स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको ये कोई भी वीडियोस आएंगी तो उसके नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन NIACL का कैसा आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया है कि TREPOKOWLARESINUTE, ये एक वर्ड सीरीज है, ये एक शब्दों वाली सीरीज है दोस्तों, और इनसे तकरीबन 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, कहा गया कि अगर सी को हम ऐड करते हैं बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वॉवल, जो भी शब्द वॉवल यानी स्वर से शुरू होता है उसमें हम सी से अगर हम शब्दों को शुरू करते हैं या वर्ड को शुरू करते हैं तो यार कितने मीनिंगफुल वर्ड बन के आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखिए, क्या ये स्टार्ट इसमें वॉवल से हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसको नहीं दे सकते हैं। पी ओके, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, नहीं दे सकते। सी इसके आगे जुड़ जाएगा क्योंकि ये एक वॉवल से शुरू हो रहा है, तो एक वर्ड बन के आ गया COWL। ठीक है, COWL एक तरह की टोपी होती है, एक तरह से कैप होती है जो बौद्ध भिक्षु पहनते हैं, तो काउल उसे कहते हैं सर। ठीक है, काउल कहते हैं। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन के आ चुका। अगला देखो, यहाँ पे ये भी एक वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, तो इसमें सी लगा दें इसके आगे। तो जैसे सी लगाते हैं तो बेटा क्या बन के आ जाता है, एक केयर वर्ड बन के आ जाता है। देखभाल करना, ध्यान रखना, केयर वर्ड बन के आ गया। और अगला देखो, सिन एस से शुरू है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसको नहीं ले सकते। UTE एक वॉवल से शुरू होने वाला वर्ड है, तो इसके अंदर आप शुरू में क्या लगा दीजिए, सी लगा देंगे, तो एक वर्ड और बन के आ जाएगा, दैट इज क्यूट। ठीक है, क्यूट मतलब प्यारा। तो इस तरह से 3 आपके वर्ड्स बन के आ रहे हैं इस दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आ जाएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, पहले पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए इसका आंसर देने का। यहां पे बोला गया है कि ई वर्ड को ऐड कर दें दिए गए शब्द के एंड में। ई जो लेटर है उसको हमको ऐड करना है जो भी वर्ड दिया गया है उसके अंत में, लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है भाई उसके लास्ट में करना है, और उसके बाद बताना है कि कितने मीनिंगफुल शब्द आएंगे जिसके लास्ट में ई आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए जरा देखें ध्यान से। तो ये देखो, टी जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसके लास्ट में ई लगा देंगे, तो हमको बनता दिख रहा है बेटा ट्री, TREE। और अच्छी बात यहां पर यह है कि इसके लास्ट जो लेटर है वो क्या है, ई से ही एंड हो रहा है, मीनिंगफुल वर्ड जिसको हम पेड़ कहते हैं, यानी कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन के आ गया। इसके अलावा देखो, ये भी एक कॉन्सोनेंट से शुरू है, POK, इसके लास्ट में अगर ई लगा दो तो POKE, पोक एक वर्ड बन जाता है आपका जो एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो यहां पर एक और वर्ड बन गया बेटा POKE, जो कि एंड में ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड है और ई से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ये वर्ड भी बन गया हमारा पोक। इसके अलावा देखो, ओ से शुरू होने वाला एक वॉवल है, तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते इसको क्योंकि कॉन्सोनेंट वाले से शुरू करना है। ए से नहीं ले सकते। एस के लास्ट में अगर ई लगा दें तो क्या बन जाएगा बेटा, शाइन बन जाएगा। और जैसे ही शाइन बना, एक और मीनिंगफुल वर्ड बन के आ गया शाइन, जो ई जिसका एंड कह सकते हैं ई है, तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो यहाँ पे 3 मीनिंगफुल वर्ड बन गया। अगला जो है यू से शुरू है जो कि एक वॉवेल है, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स थे उनके लास्ट में ई लगाना था। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारे 3 क्या बन के आ गए, मीनिंगफुल वर्ड आ गए, जिसके एंड में आप देखेंगे तो ई ही बनता दिखेगा। तो इसका आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। ठीक है भाई,
तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। इसके तकरीबन 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए इस अगले क्वेश्चन को कि आफ्टर चेंजिंग ऑल द वॉवल्स टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर्स एंड ऑल द कॉन्सोनेंट टू देयर इमीडिएट प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब होता है बेटा पहले और सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे सामने बोला गया है कि अगर हम दिए गए जितने भी वर्ड्स हैं उनमें वॉवल्स को उनके बाद वाले अक्षर में और कॉन्सोनेंट को उनके पहले वाले अक्षर में कन्वर्ट करें, तो पहला काम बिना समय गंवाए इसको कर लेते हैं। मैं यहां पे लिखूं अगर तो इनको लिख लेता हूं TREPOKOWLARE, ठीक है, और इसके अलावा SIN और UTE, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वॉवल को उनके अगले लेटर में और कॉन्सोनेंट को उनके पिछले लेटर में अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे, तो टी एक कॉन्सोनेंट है। तो अब अगर टी कॉन्सोनेंट है तो क्या करें, इसको इसके कहां पे करें, इसके पिछले वाले लेटर से करें, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, एस आ जाएगा, आर के पहले क्यू, और ई एक वॉवल है तो ई के बाद क्या आ जाएगा बेटा, एफ आ जाएगा। ये एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे एक वर्ड बन के आ गया। सेम एज यहाँ पे पी एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले चलेंगे तो ओ आ जाएगा, ओ के बाद वॉवल है तो पी और के पहले अगर देखा जाए, ठीक है, और यहां पे जे आ जाएगा, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि वॉवल्स को उनके अगले लेटर में और कॉन्सोनेंट को उनके पिछले लेटर में चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला है ना, अब देखो पूरा करने की जरूरत यहां पे इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि बाएं छोर से फोर्थ लेटर, बाएं छोर से फोर्थ वर्ड की, सॉरी लेटर में बोल रहा हूं, फोर्थ वर्ड का लास्ट लेटर क्या होगा। तो यार 1 2 3 और 4 ये फोर्थ वर्ड है, इसका लास्ट लेटर क्या होगा, तो पूरा करने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो आप देखो लास्ट लेटर जो है ई है, तो ई एक वॉवल है तो वॉवल को क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद वाले लेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ई के बाद एफ आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, सबको पहले बनाएंगे, बनाने के बाद सॉल्व करेंगे। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसको समझना है, फिर आंसर्स को रिप्लाई करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि आपके सामने यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं और उन कंडीशन के मद्देनजर रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज कोडिंग का पैटर्न है, अगर आपने पहले किया होगा तो बहुत ही आसान है और इससे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तकरीबन 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बार जो आपका NIACL आप देने वाले हो उसमें इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गुड एग्जाम का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इनको हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गुड और एग्जाम की बात करें अगर, तो गुड और एग्जाम के बारे में अगर देखा जाए, ध्यान से समझेंगे, तो सबसे पहले ढूंढिए इसमें गुड कहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। गुड आपका कहां दिखाई दे रहा है, तो आप नोटिस करेंगे फर्स्ट वाले में गुड आपका नहीं है, सेकंड वाले में गुड नहीं है, थर्ड में आपको गुड दिखाई दे रहा है और फोर्थ में भी गुड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गुड हमने देखा कि थर्ड और फोर्थ में कॉमन है, तो अगर थर्ड और फोर्थ में कॉमन है गुड, तो इसका जो कोड होगा वो भी सिर्फ थर्ड और फोर्थ में कॉमन होगा। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ थर्ड फोर्थ में है, बाकी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो यहाँ पे देखो GT आपको दिखाई दे रहा है थर्ड में कॉमन एक, क्या GT ऊपर है, नहीं है, तो इसका मतलब GT हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। इसके अलावा WR की बात करें, ठीक है, WR की बात करें तो WR ऊपर जरूर है लेकिन WR सबसे टॉप पे भी दिख रहा, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं TY की बात करता हूँ, ठीक है, तो TY हमको ऊपर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, लेकिन TY सबसे ऊपर भी दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। CG अब यही बच गया हमारा, अब ध्यान से देखें तो CG जो है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि CG हमको टॉप पे दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि GT कोड हो जाएगा किसका, गुड का, ठीक है। GT जो है वो गुड का कोड हो जाएगा। अच्छा अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में GT नहीं है, कैंसिल, सेकंड में नहीं है, कैंसिल, थर्ड में नहीं है, कैंसिल। बात करें फोर्थ में तो GT जरूर है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन नहीं लगा देंगे क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया गया है। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ठीक है। तो WR क्या एग्जाम का कोड है, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, तो इसको मैं पूरे को मिटाऊं, माफी चाहूंगा, इसको अगर मैं पूरे को मिटाऊं तो आप ध्यान से देखिए भाई, एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसका GT कोड है। अब जरा देखिए एग्जाम का कोड क्या है,
तो एग्जाम फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, एग्जाम सेकंड में दिखाई दे रहा है, एग्जाम थर्ड में दिखाई दे रहा है और एग्जाम आपका फोर्थ में भी दिखाई दे रहा है। अब एक ऐसा कोड जो चारों के चारों ही ऑप्शंस में यहाँ पे कोड्स में कॉमन हो, तो आप नोटिस करेंगे कि WR, आप ध्यान से देखिए WR जो है वो चारों में ही कॉमन दिख रहा है और एकमात्र यही ऐसा कोड है जो इन चारों में कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एग्जाम का कोड है WR। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अब जाके इसका आंसर सही देंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में हो, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि पहले WR हो फिर GT हो। इनका सीक्वेंस जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम में हो, गुड पहले है तो गुड का ही कोड फर्स्ट में, ऐसा जरूरी नहीं है, वो चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में होता इसकी जगह पे तब भी हम इसको लगा देते थे। समझ में आई बात आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। इसमें एक चीज हमको दे दी गई है अलग से जोड़ के, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसको अगर अपन हाईलाइट करें, टफ एग्जाम इजी का कोड जो है वो WR KS और FT, ठीक है। ये हमारे सामने कोड्स दे दिए गए, ठीक है। ये कोड्स हमारे सामने विजिबल है यहाँ पे, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये इनके कोड्स हैं, ठीक है। ये इनके कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं में आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आंसर ढूंढते हैं। अगर मैं आंसर ढूंढता हूं बेटा, तो मुझे पूछा गया क्या मेरिट इज हियर का कोड क्या होगा, ठीक है। मेरिट इज हियर, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, इसमें मेरिट का कोड निकालता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं हियर का कोड निकालता हूं और फिर उसके बाद में इज का और उसके लास्ट में मैं हियर का कोड निकालता हूं, ठीक है। आंसर आ जाएगा। अब मेरिट की बात करें तो बेटा मेरिट ना तो एग्जाम इस फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है, मेरिट ना तो सेकंड में है, मेरिट ना तो थर्ड में है, ना तो फोर्थ में है और ना ही फिफ्थ वाले में। पांचवें स्टेटमेंट में भी मेरिट नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो भी कहीं नहीं होगा। तो ये अभी डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, इसका आंसर अभी हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इसको स्किप करते हैं, चलते हैं अगले पे, यानी इस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस जो है वो फर्स्ट वाले में आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। इस जो है आपको सेकंड वाले में दिखाई दे रहा है और बाकी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब जो इस का कोड होगा वो भी फर्स्ट और सेकंड में कॉमन होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर बात करें इसमें, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन कौन सा कोड दिखाई दे रहा है भाई? तो देखो ध्यान से, PQ है क्या? हाँ जी, PQ दिखाई दे रहा है। क्या PQ नीचे भी कहीं पर है? इसमें नहीं है, इसका मतलब PQ हो सकता है, PQ हो सकता है। इसके अलावा WR होगा नहीं क्योंकि चारों में है। TY देखो आपको नीचे दिखाई दे रहा, होगा नहीं। MR की बात करें तो ये भी यहाँ दिखाई दे रहा, होगा नहीं। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि PQ जो है वो कोड हो जाएगा किसका? इस का। अब जरा ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में देखो फर्स्ट वाले में PQ दिखाई दे रहा है, सेकंड वाले में PQ नहीं दिखाई दे रहा, सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में दिखाई दे रहा है, फोर्थ में PQ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब PQ हमको अगर एलिमिनेट किया गया तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद हियर की बात करते हैं बेटा। अगर हियर की बात करें तो हियर का कंफर्म कोड क्या हो जाएगा, नोटिस करते हैं। हियर हमको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हियर की बात करें तो जो हियर वर्ड है हमको सिर्फ और सिर्फ सेकंड में दिखाई दे रहा। ध्यान से देखिए, अगर तो हियर जो है हमको सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है? सेकंड में, और फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं और पांचवें में भी नहीं है। तो हियर का जो कोड होगा वो जाहिर सी बात है इसी में होगा। अब देखो कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ इसमें कॉमन है? YR। अगर नोटिस करो तो YR फर्स्ट में नहीं है, हो सकता है। इसमें है क्या? नहीं है, हो सकता है। मतलब इसमें भी कोड नहीं है तो YR इसका कोड हो सकता है। GT इसमें भी नहीं है YR, इसका मतलब हियर का कोड YR हो सकता है। और यहाँ भी YR मौजूद नहीं है, इसका मतलब YR कोड हो सकता है किसका? हियर का। और इसके अलावा चेक करो WR होगा नहीं क्योंकि 4 में दिख रहा है इसमें। PQ की बात करें तो PQ यहाँ पर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि PQ फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। और KS नहीं हो सकता क्योंकि KS लास्ट वाले में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब YR कोड किसका हो गया? हमारा हियर का। तो YR कोड हो गया। तो देखो PQ और YR हमको एक साथ कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें PQ के साथ YR हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा PQ के साथ इसमें YR नहीं दिखाई दे रहा, कैंसिल हो गया। और PQ के साथ यहाँ पे YR दिखाई दे रहा है फोर्थ में, और इसके साथ एक और नया दिख रहा है हमको SW। तो भाई अब चूंकि मेरिट हमको पता ही नहीं है कि मेरिट का कोड क्या होगा, तो इसका कोड जो भी कुछ होगा वो जाहिर सी बात है ऊपर वाले ऑप्शंस में नहीं होगा। तो क्या SW जो है वो ऊपर मौजूद है? तो आप देखो SW फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसका मतलब फिफ्थ में नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि SWPQYR जो कोड हो जाएगा वो किसका? मेरिट इज हियर का कोड हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करेंगे? मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है और इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे SW की जगह, अगर SW की जगह TY दे देता तो TY देखो ऊपर मौजूद था,
तो इसका आंसर ये नहीं होता, फिर हम क्या लगाते हैं, नन ऑफ दीज लगाते हैं भाई, क्योंकि मेरिट जो है वो कहीं है ही नहीं, तो इसका कोड भी तो नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोड ऐसा लगेगा जो ऑप्शन में ना हो, मतलब क्वेश्चन में दिया ही ना गया हो। तो SW एक ऐसा कोड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा गया जो कहीं भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक पजल है जो कि बहुत ही प्यारी पजल है, बहुत ही ट्रिकी पजल है, देखने में थोड़ा सा आसान जरूर लगेगी, लेकिन काफी कुछ इसका डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन को अरेंज करने में। जरा देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार जरूर बनाइएगा। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। टोटल 9 फ्लोर बोले गए हैं, तो यहाँ पे बना देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहाँ पे 9 फ्लोर यहाँ पे बोले गए टोटल, मैंने 9 फ्लोर यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब इसकी याद रखना है आपको कि मिनिमम 3 कंडीशंस आप बना के चलेंगे, मतलब 3 कंडीशन से क्वेश्चन को आप एटलीस्ट लेके चलेंगे, इससे कम नहीं। ठीक है, 3 कंडीशन बनाने का एक बेनिफिट ये होता है, आपके सामने जब भी बॉक्स वाले क्वेश्चन, फ्लोर वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही करना। ठीक है ना, क्वेश्चन शुरू कहां से होता है वो देखो, यहां से शुरू हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ अ पर्सन से। इक्वल नंबर ऑफ अ पर्सन अबव एंड बिलो डी, तो ऑब्वियस सी बात है डी कहां पे आएगा, 5 पे, कि डी के जितने लोग ऊपर हैं उतने ही लोग डी के कहां पे हैं, नीचे। ठीक है, एक और कंडीशन ले लेते हैं डी की, और लगेगा तो एक और रख लेते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, वैसे 2 से लेके चलेंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि डी और एच के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। यहाँ पे आपको बोला गया दिख रहा होगा कि जो डी और एच हैं उसके बीच में कितने लोग हैं बेटा, 2 लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात की गई है। ठीक है, तो अगर डी और एच के बीच में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एच या तो डी के ऊपर होगा, ठीक है, 1 2 छोड़ के, या तो एच डी के नीचे होगा। तो मैंने दोनों कंडीशंस में डी और एच को रख लिया। थर्ड को हम स्टैंड बाय में रख लेते हैं कि अगर मान लो ये फेल होता है तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे क्या बोला गया, 4 पर्सन बिटवीन एफ और ई, तो एफ और ई के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 और 4 पे ई हो गया। ऐसा हो सकता है कि ई ऊपर हो और एफ नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ई जो है ना वो ए के जस्ट ऊपर है, तो ई जो है वो ए के जस्ट ऊपर है, इसको भी मैंने करेक्ट कर लिया। फिर एग्जाम्पल कहता है इसमें, ना तो बी ना तो जी जो है वो आई के बगल में बैठे हैं, तो यार इसको भी लिख लेते हैं कि बी और जी जो है ना वो आई के बगल में नहीं बैठे। बगल मतलब कि अप एंड डाउन, इमीडिएट अबव इमीडिएट बिलो की बात बोल रहा है। ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड सी एंड जी, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि बी और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सी और जी के बीच में लोग होने चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आई और जी के बीच में नॉट मोर देन 4, तो आई और जी के बीच में मतलब क्या होना चाहिए, 4 लोग कम से कम आपको बिठाने, 4 से ज्यादा नहीं बिठाना, मैक्सिमम 4 से ज्यादा कह सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बिठा सकते, 4 से कम हो जाएंगे लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बिठाना। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मतलब कि कंडीशन आपकी लिखी जा चुकी है, अब इसको सॉल्व करना बाकी है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करें। मेरे पास हिंट के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी हिंट के नाम पे नहीं दिख रहा, तो जो बड़ा डेटा है उसको हम बना के लेके चलते हैं। ठीक है यार, एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं, हम इनको भी ले सकते हैं कि इसको बी सी और जी को रख सकते हैं। भाई बी के जितना ऊपर सी होगा, सी के जितना ऊपर बी होगा उतने ही नीचे जी होना चाहिए। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बी को यहां रखता हूं सपोज, ठीक है, अगर बी को मैं 4th फ्लोर पे रखता हूं दोस्तों, तो सी के लिए मैं कंडीशन क्या रख सकता हूं, या सी को मैं कहां रख सकता हूं, देखें जरा। तो अगर 1 और 2 छोड़ के सी को ऊपर रखता हूं, ठीक है, माफी चाहूंगा, यहां सी रखता हूं, 1 और 2 छोड़ के बी को अगर मैं ऊपर करता हूं तो 1 और 2 छोड़ के मुझे जी को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन यहां पे हो सकती। और सी को मैं कहां रख सकता हूं, अगर मैं सी को 3rd पे रखूं तो बी और जी नीचे ऊपर आ सकते हैं। एक काम करते हैं, ये जो चीज है थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको भी स्किप करते हैं, ये पॉइंट अभी स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हमको इसके बारे में कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। एफ और ई को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ई सबसे नीचे नहीं रख सकते क्योंकि ई ए के जस्ट ऊपर है, तो अगर मैं ई को 2nd पे रखता हूं, ठीक है, तो 1 2 3 और 4 छोड़ के यहां पे एफ आ जाएगा, और ई जो है वो ए के कहां पे जस्ट ऊपर है, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ई है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ई ऊपर हो सकता है और एफ नीचे हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक काम करते हैं, दूसरे डायग्राम में हम एफ को नीचे कर लेते हैं और ई को ऊपर बना देते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं एफ को यहां रखता हूं सपोज,
या अगर मैं F को सबसे नीचे रखता हूं तो 1 2 3 4 छोड़ के E यहां आ जाएगा, लेकिन E A के जस्ट ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि F सबसे नीचे तो नहीं होने वाला यार। अब की बार हम क्या कर रहे हैं ना, F को नीचे करके देख रहे हैं। अगर मैं F को यहां करूं तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे E आ जाएगा, ठीक है। और अगर E यहां आ गया तो A यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज करते हैं ना तो आप नोटिस करोगे B C और G वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं C को यहां करता हूं तो B ऊपर आपने कर दिया और 1 2 छोड़ के G यहां नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो C और कहीं हम रख नहीं सकते, क्योंकि C अगर हम कहीं भी रखेंगे, सपोज अब C की यहां जगह बच रही तो C के एक छोड़ के ऊपर अगर हम B रखें तो फिर अगर मान लो तो एक छोड़ के नीचे यहाँ पे G नहीं आ सकता। लेकिन अगर C से बात करें तो 1 2 3 4 छोड़ के अगर मैं B ऊपर रखूं तो 4 तो नीचे जगह ही नहीं बच रही, तो C और B की जो कंडीशन है ना वो गलत हो जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि F यहाँ पे नहीं रख के बनेगा, ठीक है। अगर F यहाँ रख के नहीं बनेगा तो इसका मतलब F को अगर एक स्टेप और ऊपर लेके जाएं, ठीक है, F को अगर एक स्टेप और ऊपर लेके जाएं तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ E आ जाएगा और A यहाँ आ सकता है। एक कंडीशन यहाँ पे ऐसी हो सकती है। ध्यान रखना अभी मैंने क्या किया था, F को नीचे रखा, ऐसा भी हो सकता है कि F ऊपर होके बने इसमें। तो अगर मैं रखेंगे तो फिर से वही डाउट हो रहा है क्या, C और B और G का। अगर मैं C को यहाँ रखूंगा तो B यहाँ रखूंगा, G नहीं आ सकता। C को यहाँ रखूंगा तो नीचे ऊपर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक और चीज फेल होती दिखाई दे रही। इसका मतलब साफ हो जाएगा ना कि यार हमने F की जितनी कंडीशंस थी वो नीचे रख के देखी, नहीं बन रहा, तो इसका मतलब मुझे E को ही नीचे रख के बनाना पड़ेगा। अब इसमें मैंने E को यहाँ रखा है, इसमें E को यहाँ नहीं रख सकते, E को यहाँ रखिए। क्यों? क्योंकि E A के जस्ट ऊपर हो गया। तो अगर E यहाँ हो गया तो 1 2 3 4 छोड़ के F को मुझे टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। F को मुझे टॉप पे लेके जाना है, यहां से मैं A को हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप नोटिस करो तो ये वाली कंडीशन जो है कहीं ना कहीं इसके लिए जगह बच रही, B C और G की जगह यहाँ पे बच रही। कैसे कि B C के जितने ऊपर है G उतने ही नीचे है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ C रख लें, यहाँ B रख लें और यहाँ पे कौन रख लें, G रख लें। भाई C जितना ऊपर G उतना नीचे, ये हमारी बन गई कंडीशन। अच्छा, इस वाले में अगर देखें, मैं इसमें मैं C को रखूं तो मैं C को कहाँ रख सकता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ अगर रखता हूँ तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे B ऊपर आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ के यहाँ G नीचे आ सकता है, ठीक है, G नीचे आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही कंडीशन में कि G और B की जगह क्या हो, इंटरचेंज हो जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि G और B की जगह इंटरचेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऑब्लिक करके लिख लेता हूँ कि G और B अपनी अपनी जगह पे चेंज हो सकते हैं। सेम एज यहाँ पे देखो, यहाँ पे B आ सकता है, यहाँ पे G, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया ना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है, नहीं बोला गया। तो एक अच्छी बात यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गई कि एटलीस्ट हमने इस डायग्राम को अरेंज कर लिया, जितनी पॉसिबिलिटी थी सब लेके चलिए। उसके अलावा ये डायग्राम भी हमने अरेंज कर लिया। अब इसके अलावा देखो ध्यान से, आप आगे बनाने की कोशिश करें तो आगे इसमें क्या बोला गया, आगे इसमें जो बोला गया है वो ये है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि I और G के बीच में ना 4 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अब आप नोटिस करो तो इसमें I के लिए सिर्फ एक जगह है, इसमें I के लिए सिर्फ एक जगह है, ठीक है। तो अगर G को मैं ऊपर रखूं तो I और G के बीच में 4 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। इसका मतलब यार जगह तो कंफर्म हो गई कि G यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे B नहीं आएगा। तो I और G के बीच में 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, लेकिन 4 तो हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। फर्स्ट की बात करें तो I और G के बीच में देखो 4 से ज्यादा लोग बिल्कुल नहीं है, ये तो सही है अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर देखूं इसमें। लेकिन एक बात जो बोली गई थी ना, क्या वो बोली गई थी कि B और G जो है वो ना किसी भी कीमत पे I के बगल में नहीं बैठेंगे। B और G किसी कीमत पे I के बगल में नहीं बैठेंगे। आप नोटिस करो सेकंड में तो I के बगल में B और G नहीं है, I देखो यहाँ पे दिख रहा। लेकिन फर्स्ट वाले में देखो, अगर मैं G को यहाँ रखूं चाहे B को यहाँ रखूं तो ये दोनों हर हाल में I के पड़ोसी हो जा रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए मतलब फर्स्ट डायग्राम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड वाला डायग्राम, F B C G D E A H और I। ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसका आंसर सही बनाया होगा और आपका भी क्वेश्चन सही होगा। और इसके बाद इससे तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे पूछ सकता है कि बताइए टॉप फ्लोर पे कौन है, आपको पूछ सकता है कि F और D के बीच में कितने लोग हैं, आपसे पूछ सकता है कि C के नीचे टोटल कितने लोग हैं, आपसे पूछ सकता है सबसे टॉप फ्लोर पे कौन है या सबसे बॉटम पे कौन है, ठीक है ना, जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे गलत कर ही देते हैं। गलत मतलब इसमें कोई ऐसा आशंका नहीं है कि गलत ना हो। तो क्या है इस गलत होने वाले क्वेश्चन की कहानी कि एक नंबर सीरीज आपके सामने दोस्तों दी गई है। इस नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दिया गया है व्हेन ऑल द डिजिट, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए वो होता है बेटा डिजिट होता है, ठीक है। व्हाट इज डिजिट? डिजिट का मतलब एक इंडिविजुअल अंक की बात हो रही है। 4, 3, 5 ये डिजिट्स हैं, 4, 3, 5। अगर नंबर्स की बात करेगा तो उसको हम बोलेंगे 435, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिजिट बोला गया है यानी इंडिविजुअली एक एक की बात की गई। क्या बोला गया? When all the digits in the each of the numbers are arranged in ascending order, ascending मतलब होता है छोटे से बड़े में, then which number become the highest, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन ने बोला है कि सभी को अगर हम छोटे से बड़े में कर दें तो बताइए कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो है इसमें कौन सा बन के आ जाएगा। सबसे हाईएस्ट पूछा गया दोस्तों। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है अगर हम छोटे से बड़े में करेंगे तो छोटे से बड़े में देखा जाए तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 345 आ रहा है आपको छोटे से बड़े में करने पर। ये आपका 224 ऑलरेडी अरेंज है। ये देखो आप नोटिस करो तो यहाँ पे 678 दिख रहा आपको, यहाँ पे 238 दिख रहा और ये 209 दिख रहा। तो हाईएस्ट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 678 दिखाई दे रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 786 आंसर होगा। आप 786 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा। मतलब आंसर ओरिजिनल देना है लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्यों आ गया 786? क्योंकि 786 के सभी डिजिट को छोटे से बड़े में लिखने पर ये सबसे हाईएस्ट डिजिट वर्ड नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 786। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। क्या बोला गया है कि व्हेन द डिजिट विद इन द नंबर आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ विच नंबर इज लोवेस्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इन संख्याओं के भीतर के अंकों को आपस में गुणा कर दें तो करना तो पड़ेगा यार दोस्तों। तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है, 60 आ गया इनको तीनों को गुणा करने पर। इनको करो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। अब कौन सबसे कम होगा ये पूछा गया। ये नंबर बहुत बड़ा है तो इसका मल्टीप्लाई भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। 8 2 जा 16, 16 3 जा ये भी नंबर जाहिर सी बात है बड़ा होगा इस नंबर से, और 9 2 जा 18। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो नंबर है 224, इनके जो नंबर आपस में गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इनका जो वैल्यू आ रहा है वो सबसे कम आ रहा है। बाकियों को क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि जाहिर सी बात है ये नंबर इतने बड़े बड़े हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 224 इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ने आना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपके सीरीज में एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो जितनी पॉसिबल कंडीशन आपके क्वेश्चन में आ सकती है सारा कुछ मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें एक नंबर हो, लेटर हो, सिंबल हो, उसको कहते हैं बेटा अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज, ठीक है। सब कुछ इसमें मिलता है। अगर बोला गया इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया जरा वो भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया ऑल द अबव सीक्वेंस रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब इस पूरी कहानी को उल्टा करके लिख दो। तो उल्टा करने का मतलब क्या होता है आप नोटिस करो, आप इसमें नोटिस करो तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगी। ये जो सेक्शन है वो लेफ्ट सेक्शन है या लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन राइट है। जब रिवर्स करोगे तो जो राइट है वो क्या हो जाना है? लेफ्ट हो जाना है, ठीक है। जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा तो इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। रिवर्स कर दिया हमने, ये पूरा घूम के इस तरफ से आ गया, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब पूछा क्या गया? तो विच ऑफ द एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट एंड। मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी वीडियोस इनके दे चुका हूं मैं कि अगर इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा उल्टा पढ़ते हैं पीछे से, कि राइट से 16 के राइट पांचवा क्या होगा, ठीक है। यानी राइट से 16 के राइट पांचवा आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी इसका बताया था कि जब भी आपको लेफ्ट से लेफ्ट जाना हो तो आप माइनस करते हैं, राइट से राइट जाना हो तो आप क्या करते हैं? तब भी माइनस करते हैं। लेफ्ट से राइट जाना हो तो प्लस करते हैं, राइट से लेफ्ट जाना हो तो भी क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक है। और जो आंसर आता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आता है। जैसे अगर मैं कहता हूं लेफ्ट 15 से के राइट थर्ड चलिए, तो 15 और 3 ये देखो ऐड हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट और राइट है, तो 18 आ गया। अब 18 कहां से? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, फर्स्ट में क्या दिख रहा है? लेफ्ट, तो लेफ्ट से 18 काउंट करना है। तो आंसर फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन को पीछे से पढ़ते हैं और हिंदी में तो आगे से ही पढ़ना आपको है। इन्होंने बोला कि सीरीज को रिवर्स करिए, हमने कर दिया, डायरेक्टली कर दिया।
अब राइट से 16 के राइट 5, तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, राइट राइट, तो माइनस हो जाएगा बेटा। तो 16 में से अगर 5 माइनस करें तो 11 हो जाएगा। कहां से? राइट से। तो डायरेक्टली हम राइट से क्या करेंगे बेटा? 11 गिन लेंगे। चलो राइट से 11 गिन लेते हैं इसमें। तो अगर मैं राइट से 11 गिनूं तो देखो राइट पे कौन आ चुका है? ये देखो रेड वाला राइट हमारा रिवर्स करने के बाद है ना। तो राइट से 11 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 11। तो आंसर क्या आएगा इसका? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे ना, ये लाइन भूल जाते हैं रिवर्स ऑर्डर में करने को। एग्जामिनर अगर बोला तो आपको करना पड़ेगा, और डायरेक्टली 16 और 5 कर देते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट कहानी करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और खूब पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, कहानी क्या बोली गई है इसमें? कहानी ये बोली गई है कि इस पूरी कहानी में या इस पूरे क्वेश्चन में ऐसे कितने नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले, प्रेसीडेड मतलब होता है बेटा पहले, और फॉलोड मतलब होता है बाद में। ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट हो और ठीक बाद में एक सिंबल हो। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी के साथ पढ़ के रिप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट, क्योंकि इस नंबर के पहले कुछ नहीं है, छोड़ो। इस नंबर के पहले देखो कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, और इस नंबर के बाद सिंबल है क्या? नहीं, इसको नहीं ले सकते। ठीक है, इस नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं ले सकते। इस नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा इस नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है? बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ध्यान दें तो यहाँ पर इसके पहले कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं। जरा ध्यान से देखें, कुछ मैंने गलत पढ़ा क्या? हाउ मेनी सच नंबर्स देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। पहले कॉन्सोनेंट हो और बाद में एक सिंबल होना चाहिए। पहले कॉन्सोनेंट हो, ऐसे कितने नंबर्स होंगे? ठीक है, तो एक बार जरा फिर से चेक कर लेते हैं। लगता है मैंने कुछ यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन में मेरे ख्याल से या तो एक ऑप्शन छूटा हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन, सॉरी मैं कह सकता हूँ छूटा हुआ है, क्योंकि NICL में बेटा 5 ऑप्शन आते हैं, नन ऑफ दीज भी है। ठीक है, 5 ऑप्शन आते हैं। तो ऐसे कितने नंबर है जिनके पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में क्या है? एक सिंबल। क्योंकि नंबर यहाँ दिख रहा, इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं ले सकते। अगला नंबर ये है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है नहीं, ये भी नहीं ले सकते। नंबर के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं ले सकते। इसके अलावा देखो तो 6 के पहले कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं है। और 1 के पहले भी कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज आ जाएगा। नन ऑफ दीज शायद ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट था। ठीक है, तो इसका आंसर आप आराम से लगा दीजिए, नन ऑफ दीज। ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं होते यहाँ पे, 5 ऑप्शन आपको NICL में मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको जानना क्या जरूरी था? इंग्लिश की बात करें तो प्रोसीडेड मतलब होता है बेटा पहले, और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा अगर आपको समझ में आता है तो। क्वेश्चन क्या है कि ओनली रिवर्स आर सीज। ठीक है, ओनली वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे मैंने इसकी वीडियो अपलोड करके रखी है, तो आप जरूर जाके देखें। ओनली वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। तो ओनली रिवर्स आर सी का डायग्राम क्या बनेगा कि जो सीज हैं वो आ जाएंगे पहले, किस ऑल द सीज आर रिवर। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि ओनली वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये ओनली वाला केस है, इसके नीचे आप इसके अंदर डॉट बना दीजिए, कि यानी कि जो एस का रिलेशन है वो केवल आर से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। फ्यू लेक्स आर रिवर, कुछ जो लेक हैं वो बेटा क्या हो जाएंगी? रिवर हो जाएंगी। ठीक है, फ्यू लेक्स आर रिवर, तो ये रिवर है, तो ये हो गया लेक। कुछ लेक रिवर हो गई, और फ्यू मतलब कुछ होता है। ठीक है, फ्यू ओशियंस आर लेक, फ्यू ओशियंस आर लेक में तो ओशियन का जो कुछ पार्ट है वो लेक के अंदर आ गया। तो डायग्राम ये बन गया आपका। अब पहला क्वेश्चन है कि सम सीज बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, सम सीज बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेटा ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, जो ओनली का केस बना रहा है, वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी या सर्टेनिटी नहीं बनाएगा। ठीक है, ये इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाली है ओनली के लिए, आप जाके चेक करिएगा। तो पहला बोला गया कि सम सी बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, तो जो सी है वो लेक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी सी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? केवल रिवर के अंदर आएंगे और बाकी किसी से रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने इसको वहां पे बताया हुआ भी है। इसको कैसे बताया हुआ है, आप इसको रिवर को न मान के इसको क्या मानिए आप? ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, इसको ले लीजिए ऐसे, टेररिस्ट मान लीजिए। तो क्या बनेंगे? केवल पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जितने टेररिस्ट धरती पर होंगे, इसको मैं टेररिस्ट कर दे रहा हूं, टी कर दे रहा हूं,
जितने टेररिस्ट धरती पर हैं वो सारे के सारे कौन है बेटा? पाकिस्तानी। जितने टेररिस्ट धरती पर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो अगर मैं बोलूं यहां पर, अब आपको क्लियर हो गया, जितने भी टेररिस्ट धरती पर होंगे पाकिस्तानी होंगे, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो भारत में हो। अगर वो टेररिस्ट हैं मतलब वो कौन है? पाकिस्तानी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझना जरा सा। अब यहां पे मैं कहता हूं कि सम सीज, या सीज की जगह मैं क्या कर लेता हूं यहां पे? टेररिस्ट। इनको टेररिस्ट कहा था ना? हाँ, टेररिस्ट बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी। लेक की जगह हम कुछ लद्दाख कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं। एल स्टैंड फॉर मान लो कुछ भी, यहाँ पे अमेरिका ले लेते हैं, एल को अमेरिका ले लेते हैं, ए मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो क्या कुछ टेररिस्ट अमेरिकन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे यार। क्यों? क्योंकि जितने टेररिस्ट हैं वो कौन है यार? पाकिस्तानी ही तो हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बोली है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या बोला गया कि सम रिवर्स, रिवर्स को हमने पाकिस्तानी बना दिया है, ठीक है। तो सम पाकिस्तानी बीन ओशियंस, ओशियन रहने दो, इज अ पॉसिबिलिटी। तो हाँ, पाकिस्तानी वाले जो हैं वो क्या हो सकते हैं? ओशियन हो सकते हैं, या रिवर जो है वो ओशियन हो सकती है, लेकिन इसके अंदर का जो टेररिस्ट है वो कुछ और किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ये भी क्या होगा? सॉरी, ये सही हो जाएगा। क्यों? पॉसिबिलिटी हटा के देखो, रिवर का पाकिस्तान का ओशियन से रिलेशन है क्या? नहीं है। तो ओशियन से रिलेशन नहीं है तो सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप जाके ओनली का कंसेप्ट जरूर पढ़िएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा आपको, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड विल बी द ट्रू। केवल दूसरा वाला सही है। केवल दूसरा वाला क्या है बेटा? सही है। एक नहीं, केवल दूसरा वाला। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी पर। अगला क्या बोला गया? ओनली अ फ्यू टेबल आर चेयर। लो भाई, इसको भी बना देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके हैं वो ओनली अ फ्यू वाले आने वाले, ठीक है। तो केवल कुछ टेबल जो है वो चेयर है, तो यानी टेबल का केवल कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? चेयर हो जाएगा। ओनली अ फ्यू मतलब यहाँ पे आप ऐसे बना दीजिए डायग्राम। ऑल चेयर आर बुक, सारे के सारे जो चेयर हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे बेटा? बुक के अंदर आ जाएंगे। सारे के सारे जो चेयर हैं वो बुक के अंदर आ जाएंगे। सारे के सारे चेयर बुक के अंदर आ गए। ओनली अ फ्यू बुक आर पेन, केवल कुछ जो बुक हैं वो पेन होंगे। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि केवल कुछ बुक जो होंगे वो पेन होंगे। तो ये लीजिए भाई, पेन हो गया। यहाँ पे इनका ऐसे बना लिया डायग्राम, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया? ऑल टेबल बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या जो टेबल हैं उनका चेयर होना एक संभावना है? तो मैंने बताया होगा, आपने आप जाके जरूर देखिएगा। ओनली अ फ्यू वाला केस मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, इसका मैं लिंक जरूर दूंगा। कि अगर बोला गया कि ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए का केवल कुछ पार्ट बी के अंदर है, तो जरा बताओ, अगर क्वेश्चन कहता है कि ए का केवल 50% भाग ही बी के अंदर है, अगर कहता है एग्जामिनर कि केवल 50% भाग बी के अंदर है या होगा, तो क्या इसमें ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि पूरा ए बी के अंदर आए? भाई अगर उसने बोला है कि ए का केवल 50% बी के अंदर जाएगा, मतलब कंफर्म है कि 50% बी के अंदर कभी नहीं जाएगा। केवल 50% जाएगा मतलब 50% कभी नहीं जाएगा। और यहाँ ये क्या कह रहा है कि नहीं, पूरे के पूरे जो टेबल हैं या पूरे के पूरे जो ए हैं वो बी के अंदर हो सकते हैं, तो कभी नहीं होंगे। तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा पॉसिबिलिटी में, ठीक है ना। ओनली अ फ्यू वाले केस में अगर ए से बी की बात करें, ओनली अ फ्यू लगा है, तो ये जो ए है वो बी से कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, बाकी सबसे बना लेगा। बी के अंदर अगर सी आ गया तो उससे भी बना लेगा, लेकिन बी से नहीं बनाएगा, केवल बी से, ध्यान रखना। अब आगे देखो, ऑल बुक बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये देखो, बुक आपका है, क्या वो पेन से पॉसिबिलिटी बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये भी ओनली अ फ्यू वाला केस बना रहा है। तो जो ओनली अ फ्यू वाला केस बनाएगा वो अपने दूसरे एलिमेंट से पॉसिबिलिटी कभी नहीं बना सकता। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आएगा इसका, सॉरी, ना तो पहला सही ना ही दूसरा, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। बात ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। भाई देखो, सिलोगिज्म आप तभी समझ पाते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्वेश्चन बोला कि नो रैट इज हॉर्स, ठीक है। तो कोई भी जो रैट है वो क्या नहीं है बेटा? हॉर्स नहीं है। ये बन गया हमारा डायग्राम। कोई भी रैट जो है बेटा वो हॉर्स नहीं है। फिर कहता है ओनली डॉग इज अ हॉर्स। तो सारे के सारे हॉर्स किसके अंदर आ जाएंगे भाई? डॉग के अंदर आ जाएंगे। सारे के सारे हॉर्स जो है वो किसके अंदर आएंगे? डॉग के। और हॉर्स के अंदर ये डॉट बना देता हूं क्योंकि ये ओनली वाला केस हो गया, ठीक है। ओनली अ फ्यू डॉग आर कैट। ओनली अ फ्यू डॉग और कैट मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है, देखो ध्यान से। ओनली अ फ्यू डॉग और कैट में ये हो गया डॉग और कैट, ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है। अब जो डॉग है वो कैट के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, और जो एच है वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, केवल किसके अंदर रहेगा? वो डी के ही अंदर रहेगा। इस बात का खासा ख्याल रखना, समझना और ध्यान से करना इसको। अब पहला क्वेश्चन, नो डॉग इज अ रैट। ये देखो, डॉग यहां पर है और ये रैट यहां पे, तो क्या डायरेक्टली इस नो का मतलब अपने आप में क्या होता है बेटा?
तो नो का मतलब अपने आप में 100% होता है। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि नो स्टूडेंट्स, ठीक है, अटेंड दिस क्लास, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब नो स्टूडेंट अटेंड दिस क्लास, मतलब किसी ने क्लास देखी नहीं, मतलब 100% ये क्लास क्या थी, खाली थी। तो जो 100% होता है ना नो का, ये याद रखना कि नो का मतलब अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि पूरे के पूरे जो डॉग हैं वो रैट नहीं है। तो आप नोटिस करो, क्या इस पूरे डॉग का रैट से रिलेशन कुछ बोला गया है? बिल्कुल नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पूरे हॉर्स का रिलेशन रैट से नहीं होगा। भाई पूरा का पूरा हॉर्स जो है वो रैट नहीं होगा, ठीक है। अब इस हॉर्स के अंदर जितने डॉग आएंगे वो भी रैट नहीं होंगे, लेकिन क्या पूरे डॉग का रिलेशन डायरेक्टली रैट से है? नहीं है। तो जब पूरे का रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे सर्टेनिटी ये गलत हो जाएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, ओनली अ फ्यू रैट आर कैट। ये काफी डिबेटेबल क्वेश्चन है और काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओनली अ फ्यू अगर कंक्लूजन के अंदर आ जाए तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं? अगर ओनली अ फ्यू कंक्लूजन के अंदर आ जाए तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। और कभी भूलोगे नहीं अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं लिखता हूं क्या कि ओनली अ फ्यू, ठीक है, रैट आर कैट, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू अगर स्टेटमेंट में आता है तो उसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, लेकिन कंक्लूजन में आ गया तो आपको बोला गया कि ओनली अ फ्यू रैट आर कैट का मतलब, कंक्लूजन की बात करूं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सम रैट आर कैट और सम रैट आर नॉट कैट। भाई अगर बोलता हूं रैट का केवल कुछ पार्ट अगर कैट है, मैं ऐसे कह दूं कि ओनली अ फ्यू रैट आर कैट, अगर डायग्राम की बात करता हूं मैं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, हालांकि ये कंक्लूजन है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट होता तो इसका डायग्राम कैसे बनाता मैं कि केवल रैट का केवल कुछ पार्ट कैट के अंदर जाएगा, मतलब केवल कुछ पार्ट ही जाएगा, तो बाकी जो बचा पार्ट है यहाँ पे नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। मतलब अगर इसमें अगर बोलता हूं मैं कि केवल कुछ रैट कैट हैं तो इसका मतलब कुछ रैट डेफिनेटली कैट नहीं है। भाई कुछ हैं तो डेफिनेटली कुछ नहीं है। तो अगर याद रखना ओनली अ फ्यू आपके कंक्लूजन में आ जाए, कंक्लूजन भाई स्टेटमेंट में आ गया तो डायग्राम तो बना दिया आपने, लेकिन अगर कंक्लूजन में आ जाए तो ये सही तब होगा जब इसकी दोनों कंडीशन सही होंगी, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों सही होंगी, तभी जाके ये सही होगा, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। ध्यान से समझिएगा, ओनली अ फ्यू अगर कंक्लूजन में आ जाए तो ये दोनों सही होना चाहिए। अगर एक सही हुआ एक गलत हुआ तो फिर इसको हम डायरेक्टली गलत मान लेंगे, ठीक है। जरा चेक करो, क्या सम रैट आर कैट है? क्या रैट का डायरेक्टली रिलेशन कैट से है? नहीं है सर, तो पहला वाला गलत हो गया। अगर पहला वाला गलत हो गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सही हुआ भी तो भी गलत ही माना जाएगा। हालांकि आप चेक करो कि सम रैट आर नॉट कैट, तो ये भी गलत दिख रहा, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? ओनली अ फ्यू अगर कंक्लूजन में आ जाए तो जो भी चीज दी गई है उसको दो पार्ट में आप डिवाइड करना, सम एंड सम नॉट, दोनों फॉर्म में। और ये चीज ध्यान रखना कि अगर केवल ए बी है तो इसका मतलब, केवल कुछ ए बी हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ जो ए बी के अंदर नहीं गए हैं वो कभी नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अभी मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए का केवल कुछ पार्ट बी के अंदर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये जो पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए का अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे कौन सा पार्ट बेटा, अगर मैं 30% भाग ले लूं कि 30% ऑफ ए डेफिनेटली बी, तो इसका मतलब 70% डेफिनेटली नॉट बी, ठीक है। भाई अगर मैं कहता हूं कि केवल 30% बी है तो 70% तो डेफिनेटली नहीं है ना, तो ये बात दोनों सही हो जाएगी। यानी इसका अगर कंक्लूजन में कहूं कि अगर स्टेटमेंट बोलूं कि ओनली 30% ए आर बी, और कंक्लूजन में क्या बोल दूं कि 70%, ऐसे मैं कंक्लूजन की बात करूं बेटा तो मैं कह दूं क्या कि 70% ए आर नॉट बी, तो ये बात भी तो सही बोल रहा हूं ना भाई। अगर केवल 30% ही बी के अंदर है तो 70% तो ऑब्वियसली बात नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी ओनली अ फ्यू आ जाए ना तो जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको दोनों फॉर्म में लिखना, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों में ये सही होना चाहिए। अगर एक में सही हुआ एक में गलत हुआ तो वो कंक्लूजन गलत माना जाता है, ठीक है ना। चलो, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब इनडायरेक्टली आप यही कहना चाह रहे हो कि कुछ है तो निश्चित रूप से कुछ नहीं है। इसका आप जरूर एक बार केस स्टडी करिएगा, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, लिंक मैं जरूर आपको भेजूंगा, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए
ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का, इसको बनाने की कोशिश करिए। एक में क्वेश्चन क्या है, शान नाम का कोई लड़का है जो कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, और एक्सरसाइज कुछ ऐसे कर रहा है कि उसका जो सर है वो नीचे है और पांव जो है वो लाइक ऐसे कुछ ऊपर है, ठीक है। अगर ऐसे है तो अब उसने क्या बोला कि इफ ही इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, अगर वो क्या देख रहा है बेटा, पूर्व दिशा में देख रहा है। अगर अभी वो सॉरी वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में देख रहा है, अभी उसका चेहरा अगर पश्चिम दिशा में, आप नोटिस करना, अब वो इस समय उसका चेहरा नीचे की तरफ है, और नीचे कौन सी दिशा बोली गई बेटा, वेस्ट है, तो डेफिनेटली ईस्ट यहां पे हो जाएगा। और अगर ईस्ट यहां पे हुआ तो यहां नॉर्थ हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। भाई उसका अगर हम ऊपर हैं, अगर हम सीधे खड़े हैं, अगर मान लीजिए हम सीधे खड़े हैं ऐसे, ठीक है, अगर मैं सीधे खड़ा हूं तो जाहिर सी बात है मेरा सर जो है वो नॉर्थ की तरफ है। अगर मैं नीचे आ गया तो जो मेरा सर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, सर या मुख जिसे हम कहते हैं, फेस कहते हैं, वो हमारा कहां पे होगा, नीचे होगा। ध्यान रखना, इसका मतलब ये मत इमेजिन कर लेना कि सर फेस हमारा सामने होगा, क्योंकि हम 2D फिगर बनाते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में। हम नोटिस करो तो 2D फिगर बनाते हैं, देखो लाइक ऐसा फिगर बनाते हैं, ऐसा। तो अगर उसका फेस सामने है तो सामने मतलब कौन सी दिशा होगी एग्जैक्टली हम नहीं क्लियर कर सकते, इसीलिए उसको हम नीचे की तरफ अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो उसका फेस कहां पे है, नीचे, नीचे मतलब वेस्ट, तो उसका ऑब्वियस सी बात है पैर ईस्ट में होगा, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बताना क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा। सोचो जरा, अगर तुम्हारा चेहरा नीचे है तो जो तुम्हारा राइट हैंड होगा ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जनरली अगर हम सीधे खड़े हैं तो आप नोटिस करो कि ये आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। उल्टा हो जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपका लेफ्ट हैंड किस दिशा में है, तो जाहिर सी बात है हमारा लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, साउथ में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। थोड़ा सा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूज क्या करेगा कि वो क्या देख रहा है, उसका फेस जो है पश्चिम में, तो फेस कैसे पश्चिम हो सकता है, क्योंकि डायग्राम तो 2D ही बनता है, 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते कि फेस सामने करें, तो फेस को नीचे ही लेके चलना। जनरली क्यों मैं बता रहा हूं आपको ऐसा, क्योंकि एग्जैक्टली डायग्राम की बात करें बेटा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होता है, और आप नोटिस करेंगे कि जो नॉर्थ होता है वो ऊपर की साइड नहीं होता, नॉर्थ जो होता है वो अपर नहीं होता, नॉर्थ हमेशा सामने होता है। अभी आप जहां देख रहे हो वो नॉर्थ है, आपके राइट पे ईस्ट है, लेफ्ट पे नॉर्थ है, और जहां पे आप देख रहे हो ये क्या है, सॉरी लेफ्ट पे वेस्ट है, जहां आप देख रहे हो वो नॉर्थ होता है। इसका मतलब कि एक्चुअली ये 2D फिगर है, तो इसका मतलब हम नॉर्थ को कहां रखते हैं, ऊपर इमेजिन करते हैं। समझ में आई बात आपको। इसीलिए यहां पर कह सकते हैं इसको कि जब हम नीचे की तरफ हमारा फेस है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसको हम ये डायरेक्शन ही लेके चलेंगे, नीचे वाली डायरेक्शन मान के चलेंगे, तो इसलिए हमने इसको वेस्ट किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है दोस्तों, और इससे काफी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे एक दिया है, क्योंकि एक बार जब डायग्राम आप बना लेते हो ना तो उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना। परिवार में क्या बोला गया, MNOP, QR और S एक सदस्य परिवार के हैं, जिस परिवार में, ठीक है, 2 जनरेशंस हैं, ठीक है, देयर आर 2 मैरिड कपल। तो ये हमारे लिए एक अच्छे संकेत है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं इसको कि 2 मैरिड कपल है। भाई चलिए 2 मैरिड कपल है, ठीक है। आगे देखा गया 2 जनरेशन है, भाई ये भी लिख लेते हैं, जो कंडीशन हमको दी गई है उसको हम लिख लेते हैं, 2 जनरेशन है। और उसके बाद क्या बोला गया, सब एक ही घर में रहते हैं, अच्छी बात है। M इज अ फादर ऑफ स्पाउस ऑफ O, ठीक है। समझना ध्यान से कि जो M है वो O की स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में हालांकि इस चीज को मेंशन कर दिया है कि जो M है वो O की पत्नी का पिता है, ठीक है। तो अगर मैं O को यहां ले लेता हूं, O की कोई वाइफ है, ठीक है, कौन O हस्बैंड होगा तो मेल हो जाएगा, बॉक्स के अंदर वाइफ यानी सर्कल और प्लस यानी हस्बैंड वाइफ। इनकी वाइफ का पिता है कौन, O, सॉरी M है, ठीक है। M इज अ फादर ऑफ O's स्पाउस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। R इज अ मैटरनल, मैटरनल मतलब होता है, मैटरनल अंकल का मतलब होता है बेटा मामा। R जो है वो मामा है किसके, S के, ठीक है। नहीं पता इसको अलग से लिख लेते हैं कि S के मामा कैसे होंगे, भाई S की कोई मम्मी होंगी और मम्मी के जो भाई होंगे वो मामा हो जाएंगे, जो कि R है, ठीक है। और ये हु बोला गया, हु मतलब कौन, S की बात हो रही है कि जो S है वो मेल नहीं है, इसका मतलब S कौन हो जाएगी, फीमेल। तो हमें उम्मीद ये लगाई जा रही है कि O की जो वाइफ है वो S हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है O की वाइफ, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, अभी कंफर्म नहीं है इसमें तो इसको अलग से लिख लेते हैं। अब M जो है वो R के ब्रदर इन लॉ है, तो भाई अब तो ये बात पक्की हो गई, ब्रदर इन लॉ है तो इसका मतलब या तो जीजा जी होंगे या तो साले होंगे। अब जरा सोचो, S यहीं पे कंफर्म हो गई और S की जो
मम्मी है वो एम की वाइफ हो जाएंगी, जो भी हो, है नहीं पता कौन है, और इन्हीं का जो भाई है वो कौन हो जाएगा, आर। तो देखो ना जरा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि एम आर के ब्रदर इन लॉ, ब्रदर है मतलब उसकी बहन के हस्बैंड यानी जीजा जी हैं, तो एम आर के जीजा जी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ये बन चुका है, सॉरी। अब उसके बाद देखें, 2 जनरेशन बोला गया सर, तो 2 जनरेशन यहाँ पे हमने इसको बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या बोला गया जरा समझने की कोशिश करते हैं। पी और एस जो है वो सिस्टर्स हैं, पी और एस भाई बहन है। अब एक डाउट यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या डाउट हो जाएगा कि जो एस है उसकी जगह पी आ सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ, पी और एस के लिए भी यहाँ डाउट मैं कर लेता हूँ, यहाँ पी को यहाँ रख लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि पी ओ की वाइफ हो, ठीक है। क्यू जो है वो एन का बेटा है, क्यू एन का बेटा, ये डाउटफुल है मेरे लिए, तो एन का एक बेटा है जिसका नाम क्यू है, अभी ये डाउटफुल है, छोड़ देते हैं। क्यू बेटा है मतलब मेल होगा। और बोला गया ओ इज अ फेमिनिन जेंडर, मतलब ओ एक महिला है। अगर ओ एक महिला है तो हमारे पास महिला की जगह ये दिख रही है, यहाँ पे ओ को हम कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ ओ को हमने यहाँ पे कर दिया, अच्छा सॉरी, एक हमने ओ को ऊपर किया था। अब एक बात जरा देखें ध्यान से, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा एक मिस्टेक मुझे लग रही है, ठीक है। हिंदी में मिस्टेक क्या लग रही है, इंग्लिश में देखो पिक्चर बहुत क्लियर है, स्पाउस का मतलब होता है क्या, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे गड़बड़ ये कर दिया बेटा, ये देखो स्पाउस बोला गया, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या फिर वाइफ, और हिंदी में क्या बोल दिया गया कि एम ओ की पत्नी का पिता। ओ की पत्नी मतलब जाहिर सी बात है ओ क्या होगा, मेल हो जाएगा, और लास्ट में कहते हैं क्या कि ओ एक फीमेल है, तो यहाँ पर ओ की पत्नी का पिता नहीं, यहाँ पर ओ के स्पाउस का पिता, हिंदी में भी इसको स्पाउस लिखा होगा या फिर स्पाउस मेंशन किया होगा बेटा, स्पाउस, ठीक है। यहाँ पे स्पाउस कैसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है स्पाउस, या स्पाउस भी लिख सकता है ऐसे करके। तो ये जो चीज है ना पत्नी, ये कंफर्म नहीं है बेटा, इस वजह से यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। और जब कैसे करेक्ट करेंगे, अगर ओ फीमेल हो जाएगी तो इसका मतलब ओ का कहीं ना कहीं जो मैरिड ओ होगा वो मेल होगा, और अगर ओ सॉरी फीमेल होगी ओ, और ओ की शादी जो हुई है वो एस से अब हो सकती है क्या, ठीक है, अब एस से नहीं हो सकती। क्यों एस से नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो एस और पी फीमेल हैं, तो इसका मतलब ये जो एस है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कौन आएगा, अब यहाँ पे वो लाइन आएगी कौन सी वाली, क्यू वाली, क्यू वाली लाइन आएगी, क्यू एन का बेटा, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो क्यू है वो कहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और वो एन का बेटा है तो ये एन यहाँ पे आ चुके हैं, एन जो है वो क्यू की मम्मी है और एम की वाइफ हो जाएंगी। और एस और पी जो है ना वो बहनें हैं, तो ये दो भाई बहनें हो गई, तो क्यू पी और एस ये तीनों भाई बहन हो गए। ओ जाहिर सी बात है क्यू की क्या हो गई, वाइफ हो गई, एम की वाइफ एन हो गई, और एन का जो भाई हो गया वो आर हो गया। तो जरा चेक करो क्या यहाँ पर टोटल 7 लोग हो चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 फैमिली हो गई, 7 लोग हो गए, 2 जनरेशन हो गई, और आप नोटिस करो तो 2 मैरिड कपल भी हो गए, एक एम एन और एक क्यू और ओ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हिंदी में एक लाइन थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से क्लियर कर दिया। स्पाउस का मतलब होता है बेटा पति या फिर पत्नी, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, ध्यान रखना आपको एम के बारे में पूछा गया है, जो फर्स्ट पर्सन है हमेशा क्वेश्चन उसी के बारे में पूछता है। तो एम जो है वो पी का कौन है भाई, तो जाहिर सी बात है एम यहाँ पे है, और ये पी के कौन है, तो पी के फादर ही तो होंगे, क्योंकि ये तीनों तो भाई बहन है, तो आंसर इसका आ जाएगा फादर। अब चूंकि फर्स्ट वाले में एम नहीं दिख रहा फादर, सेकंड में फादर दिख नहीं रहा, थर्ड में दिख नहीं रहा, फोर्थ में दिख नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे भाई, ठीक है। क्योंकि एम तो मेल है ना, एम जो है वो ओ की पत्नी के क्या है, पिता है, सॉरी ओ के स्पाउस के पिता है, जिसका मतलब पिता है मतलब मेल होंगे, तो फादर होना चाहिए, तो फादर तो आ ही नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, इनमें से कोई नहीं, और एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर। गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को एक पजल है, काफी अच्छी पजल है ये, और प्रीलिम्स लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।
तो जरा स्ट्राइक कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बस और सिंपल तरीके से इसको देखेंगे आप। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कंडीशंस कैसी दी गई हैं, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन काफी कॉमन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्या बोला गया इसमें कि 9 लोग हैं जो कि क्या 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो कि काफी आते हैं, तो आप सबसे पहला काम करिए, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो 3 चीजें लिखी रहती हैं उनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट कौन कौन से लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट जो मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, वो लिख लेते हैं हम लोग मार्केटिंग के बाद जो सेकेंड डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो है फाइनेंस या HR कह लेते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो फाइनेंस है। तो इस तरह से यहां पे हमने तीनों डिपार्टमेंट को लिख लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को बस पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा टाइम आपको नहीं लेके चलने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो बने वो लिखते चलिए, जो ना बने उसको कलेक्ट करते चलिए, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या बोली गई कि एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन सेलेक्टेड इन सेम डिपार्टमेंट, मतलब कम से कम 2 लोग एक डिपार्टमेंट में होंगे, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। और हैं कितने लोग, 9 लोग हैं, ठीक है। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस सी बात है या तो तीनों में 3-3 होंगे, ठीक है, और या हो सकता है किसी में 4 हो, किसी में 3 हो, किसी में 2 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं जरा, ये लाइन मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। इस लाइन को हाईलाइट करने के पीछे का एक उद्देश्य ये है, ये चीज मुझे एटलीस्ट दिखती रहे यहाँ पे, ठीक है, यह जानकारी मैं करता रहूं। इसको आप एग्जाम में क्या करिएगा, अच्छे से कहीं पे शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, अगर ये कहानी आ जाती है तो, ठीक है। चलिए फर्स्ट लाइन शुरू करते हैं। यू सिलेक्टेड ओनली विद S, ठीक है। यू जो है केवल S के साथ ही डिपार्टमेंट में है, इसका मतलब U और S कहीं जहां भी होंगे वो एक साथ होंगे। मैं यहाँ पे साइड में इसको लिख ले रहा हूं कि U और S एक ही डिपार्टमेंट में होने चाहिए भाई, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं, V एंड Q जो हैं एक साथ हैं। चलो भाई V, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ओनली ये जो वर्ड लगा है ना यहाँ पे, ओनली, यू सिलेक्टेड ओनली विद S, मतलब इसमें 2 के अलावा और कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएंगे। और V और Q जो हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में है, तो V और Q देखो U और S के साथ तो होंगे नहीं, अलग होंगे, ठीक है। लेकिन V और Q के साथ कौन नहीं होना चाहिए भाई, R नहीं होगा, मतलब एक कोई है लेकिन वो R नहीं होगा, ठीक है। तो इनके साथ जो है R नहीं होगा, इसको भी हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, T सेलेक्ट इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। चलिए एक अच्छी चीज यहाँ पे मिल गई कि T जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ चुका है, चलिए डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, W एंड X सिलेक्टेड इन द सेम डिपार्टमेंट। भाई W और X एक ही डिपार्टमेंट में होने चाहिए, तो हो सकता है वो कहीं भी होंगे, हो सकता है वो V और Q के साथ भी हो जाएं, या हो सकता है वो अलग भी हो जाएं, ठीक है। W और X एक साथ होंगे, ये X नहीं बेटा, ध्यान रखना R नहीं है, ये बोला गया है। आगे देखते हैं इसमें, R नीदर सेलेक्ट इन मार्केटिंग नॉट HR, ना तो मार्केटिंग में है ना तो HR है, इसका मतलब R तो कंफर्म हो गया कि फाइनेंस में आ जाएगा। R अगर फाइनेंस में आया तो जाहिर सी बात है V और Q फाइनेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। अब V और Q या तो मार्केटिंग में होंगे या तो HR में हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई है कि जो U और S हैं ये केवल एक साथ अकेले ये दोनों हैं, तो इसका मतलब HR में U और S हो जाएंगे, क्योंकि भाई अगर T कर दूंगा तो केवल वर्ड जो यहाँ पे लगा है ना कि यू सेलेक्ट ओनली विद S, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे एक और बात बोली गई, क्या ये दोनों मार्केटिंग में नहीं है, तो ठीक है, U और S मार्केटिंग में वैसे नहीं हो सकते, यहाँ होंगे नहीं फाइनेंस में, क्यों, क्योंकि ये अकेले ही दोनों हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो यहाँ हो नहीं सकते, मार्केटिंग में होंगे नहीं, तो यहाँ पे HR राउंड में हो जाएंगे। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई ना कि HR में और कोई नहीं आएगा, HR में और कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2 लोग आएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब R के साथ V और Q काम करेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब V और Q कहाँ आ जाएंगे, मार्केटिंग में आ जाएंगे, फिर बिना किसी डाउट के। तो V और Q हम कहाँ रख देंगे, मार्केटिंग में, क्योंकि R के साथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो W और कौन है, X है, W और X अब एक साथ हैं, तो भाई मार्केटिंग में तो आ नहीं सकते क्योंकि 5 हो जाएंगे, तो W और X आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप नोटिस करो कि 8 लोग अरेंज हो चुके हैं, एक कोई बचा है, वो या तो फाइनेंस में आएगा या तो मार्केटिंग में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, P does not select the same department as W, P उसमें नहीं है जिसमें W है, इसका मतलब W फाइनेंस में है, तो P जो है वो फाइनेंस में नहीं आएगा, P आ जाएगा मार्केटिंग में, ठीक है। X select neither in HR nor with P, आप देख सकते हैं X
HR में भी नहीं है और P के साथ भी नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और प्रीलिम्स लेवल पे हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिले, ठीक है ना। तो आप नोटिस करेंगे कि सारी कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन फुलफिल हो चुका है। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जिसमें कोई 3 प्रोफेशन या 3 वैल्यूज दी गई हों और उनके अंदर बाकी चीजों को अरेंज करना हो, तो आप उन तीनों को पहले लिखो और उसके बाद अरेंज करते चलो। जो चीज बने वो बनाओ, जो ना बने उसको अलग से लिखते जाओ। कोई ना कोई लाइन ऐसी आएगी जो क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होगा जैसा मेरा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक बार बना लेते हो तो क्वेश्चन तो अपने आप आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने इनइक्वालिटी टॉपिक से मैंने उठाया है। इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्या दिया गया, W से मुझे B चल के चेक करना है कि भाई W से B जाएंगे तो सही क्या होगा इसमें। तो देखिए W से B जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, W से B जाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा W से K, या अगर मैं देखूं अगर मैं W से K चलता हूं, ठीक है, उसके बाद K से R जाने के बाद अब R से कोई कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक काम करेंगे, W से फिर ये वाला कहानी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर एक काम करिएगा, ये वाले W से लेके चलेंगे। W से भाई चलना है कहाँ पे, Z, और फिर देखो Z से कहाँ चलेंगे, B की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब W से आप Z की तरफ जाते हैं राइट टू लेफ्ट, तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो जरूर बना के डालूंगा। जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो साइन क्या होंगे, पलट जाते हैं, लेकिन उससे स्टेटमेंट पे कोई असर नहीं जाता। यानी इसको, इस साइन को मैं कैसे लिख दूंगा, W के रिस्पेक्ट में ये वाला साइन आ जाएगा, ये वाला साइन पलट गया, ये वाला साइन अगर पलट देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो हम W से Z, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जब राइट से लेफ्ट जाते हैं ना तो साइन जो है वो पलट जाते हैं, और हमेशा राइट साइड पे लिखना होता है इसको, ठीक है। इससे लेकिन स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों साइन आ गए। अब हम Z पे जा चुके हैं, भाई Z से B जाएंगे तो ये वाला साइन दिख रहा है, इसको पलट दो, और जैसे ही आप पलटोगे तो ये साइन आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसका मतलब जब हम W से B जा रहे हैं तो हमको ये 3 साइन दिखा रहे हैं। अब इन तीनों में से हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट साइन आ गया। मैंने बताया है आपको कि जब भी याद रखेंगे, ठीक है, किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं और बीच में कहीं भी साइन ऑपोजिट हो जाए तो दिया गया कंक्लूजन जो होता है वो डाउट में चला जाता है। डाउट मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें प्रेफरेंस किसको दें, इनको या किसको। तो जो चीज डाउट में जाती है उसको हम क्या करते हैं, गलत काट देते हैं। गलत हो गई, कांट से एक सिचुएशन हो गई, हम कुछ कह नहीं सकते इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में याद रखें कि जब भी किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं और बीच में साइन कहीं भी ऑपोजिट हो गया तो दिया गया कंक्लूजन रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। तो गलत हो गया। अब R से W मुझे चेक करना है। चलो भाई R से W चेक कर लेते हैं। इसको मैं जरा सा साफ कर देता हूँ, यहाँ पे क्लीन करता हूँ। R से W अगर मैं चेक करूँ तो R से W साइन क्या क्या रहा चेक कर लीजिए जरा सा। R से W मुझे जाना है तो पहले R से मैं चलता हूँ कहाँ पे, K, और ये देखिए K से मैं W चला जाता हूँ। अब R से K में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइन जैसा था वैसा ही रहेगा, ये वाला साइन रहेगा। और K से W देखो मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो साइन पलट जाएगा। तो ये साइन जब इसको उल्टा करोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर जैसे ये साइन ऑपोजिट हुआ तो क्या हो गया भाई, साइन हमारा ऑपोजिट हो गया, और जैसे साइन ऑपोजिट हो जाएगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन ऑपोजिट मतलब कि कांट से सिचुएशन हो गई, डाउट में चले गई तो बिल्कुल गलत करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगेगा फर्स्ट वाले का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नीदर वन, ना तो पहला नॉर टू, ना ही दूसरा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है वो लग जाएगा। सेकंड चेक करते हैं जल्दी से। सेकंड में मुझे H से E चलना है। देखो ध्यान से, ये H रहा और ये E रहा, ठीक है। तो H से E के बीच में देखो साइन 3 आ रहे हैं। एक साइन आ रहा कौन सा, मैं अगर ऊपर वाले को मिटा दूं, अगर दोस्तों ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब देखो साइन क्या कर रहा है भाई, H से अगर हम E गए तो 3 साइन आ रहे हैं, लेस देन, इक्वल, इक्वल और लेस देन। तो प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे, लेस देन को देंगे। यहाँ वो मौजूद है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है O से K। अब O से K अगर चलना है हमको, ध्यान से देखो, O से K ऐसे जाएंगे, साइन पलट जाएगा तो ये इक्वल, इक्वल के बाद ये वाला साइन पलटेगा, ऐसा आ जाएगा, ये साइन ऐसा हो जाएगा और ये साइन ऐसा होगा। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, जाहिर सी बात है लेस देन को देंगे। यहाँ वो दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, मतलब ये आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएं तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बोथ फॉलो, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग जाएगा, बोथ फॉलो।
कि दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, जी से ओ की तरफ हमको चलना है। देखो ध्यान से, ये रहा जी और ये रहा ओ, और आप जी से ओ जाते हो तो बीच में देखो साइन काफी सारे ऑपोजिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत है। और एन से बी अगर जाओगे आप तो एन से बी की तरफ जाते वक्त अब नोटिस करें यहाँ पे, तो बी इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या, इसमें कहीं भी क्या बी दिखाई दे रहा है, इसमें बी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बी है ही नहीं तो डायरेक्टली इसको क्या करें, हम गलत काट दें, क्योंकि बी जब नहीं है, ठीक है, अगर इसमें बी नहीं है तो ये क्वेश्चन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे दोनों ही गलत है, और यहाँ पे इधर और बन नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, ना तो पहला ना ही दूसरा, नीदर वन नॉर टू। अगर आप चाहते हैं कि इनइक्वालिटीज की मैं आपको प्रॉपर पूरी एक वीडियो बना के दूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, स्पेशली इनइक्वालिटीज के ईदर और कंसेप्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आई होगी, आप बहुत अच्छे से इनको समझे होंगे, किए होंगे और इसको अच्छे से कवर अप किए होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि एक लाइन है जिसमें 14 पोजीशन है किसी बंदे की, उसका नाम एक्स है, वो बाएं छोर से 14 पर है। ठीक है, तो बाएं छोर से अगर 14 पर है तो लाइक ऐसे मैं कर लेता हूं, बाएं से 14 पे हो गया, कौन हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, वाई जो है वो राइट से कितने पर है, 26 पर, तो राइट से 26 पे कौन हो गया, वाई हो चुका है, नो डाउट। अगर उनके बीच में टोटल का 1/3 है, अगर इनके बीच में टोटल स्टूडेंट का 1/3 है, तो हमको पता है क्या इसमें टोटल कितने लोग हैं, नहीं पता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं बीच में, तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाओ, नहीं देता, यहाँ ये गलत हो जाएगा। हम मान लेते हैं टोटल बराबर कितने हैं, टी मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में कितने होंगे, टोटल का 1/3 मतलब t/3 हो जाएगा, t/3 हो जाएगा या t/3 हो जाएगा। अब आपको टोटल निकालना है, जरा बताइए इस लाइन में टोटल कितने होंगे, तो टोटल इज इक्वल्स टू हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से x तक टोटल कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, प्लस यहां से y तक, राइट से y तक कितने लोग हैं, 26 लोग हैं, प्लस बीच में कितने लोग हैं भाई, तो t/3 है। समझ में आ गया। अब इनको सॉल्व कर दें, अगर इनको मैं सॉल्व कर दूं तो यहां पे देखो टोटल बराबर अगर लिखता हूं मैं, तो ये देखो 26 और 14 40 हो जाएगा प्लस t/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 जा और 34 जा 120, ये 120 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 तो t 1 जा t इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये t आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये t उठ के इधर आ जाएगा, ये t उठ के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ, हो जाएगा यहाँ पे, मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे 3t इज इक्वल्स टू 120 प्लस t, और ये t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये t इधर आ गया तो हो जाएगा कितना, 2t इज इक्वल्स टू 120। तो बताओ अगर 2t बराबर 120 है तो सिंपल सी भाषा में कहें t इज इक्वल्स टू व्हाट, तो t इज इक्वल्स टू 60 कह सकते हैं इसको। तो टोटल बराबर कितने हो जाएंगे बेटा, 60 लोग हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि ओवरलैप वाली कंडीशन आप बनाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ओवरलैप की कंडीशन तब बनती है जब राइट और लेफ्ट की पोजीशन टोटल से ज्यादा हो, और हमारे पास टोटल गिवन नहीं, तो इनको सिंपल वे में ही लेके चलना है। ठीक है, तो 60 हमारे ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अभी तक की जो सिनेरियो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम कुछ प्रश्नों में सबसे पहले ये देखें इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन देखा जाता है कि एक वर्ड है जिसका नाम है डिक्लेरेशन। ठीक है, इस वर्ड में अगर दूसरे, मैं यहां पे जैसे बोल रहा है मैं उसको उठाते जा रहा हूं, ठीक है, अगर इस शब्द में एग्जामिनर कहता है कि दूसरे, तीसरे, छठवें और सातवें, अब इसका दूसरा, तीसरा, छठवां और सातवां लेटर कौन सा है, पहले काम करते हैं, उठाते हैं। तो दूसरा लेटर कौन होगा, ई, तीसरा लेटर कौन होगा, सी, छठवां कौन होगा, आर, ठीक है, और उसके बाद सातवां कौन होगा, ए। सिर्फ इन्हीं लेटर्स को उठा लेते हैं। ठीक है, सी, ई, दूसरा, तीसरा, छठवां और सातवां, इन लेटर को उठा लेते हैं। तो बताइए कि यहां पर अंग्रेजी के, ठीक है, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन के आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के आता है, सर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है समझिएगा,
क्वेश्चन साफ साफ बोला गया है कि एक डिक्लेरेशन वर्ड है जिसके दूसरे, तीसरे और छठवें, ठीक है, तो एक काम करता हूं, दूसरा लेटर इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं दूसरा लेटर इसमें कहता हूं तो दूसरा लेटर हो गया, इसमें मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे ई हो गया, माफी चाहूंगा, एक सेकंड रुकिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। दूसरा लेटर क्या होगा, ई, तीसरा होगा सी, पांचवां होगा, सॉरी छठवां होगा आर और सातवां होगा ए, ठीक है। वो क्वेश्चन साफ साफ बोला गया कि इससे अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन के आता है, अगर कोई, तो उसका थर्ड लेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्वेश्चन बड़ा क्लियर बोला गया है, तो उसका राइट से थर्ड लेटर कौन सा होगा, देखिए यहां पे बोला गया है राइट से थर्ड लेटर उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पे साफ साफ बोला गया थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, जो दूसरे, तीसरे और छठवें से बन के आते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन वर्ड्स इज फॉर्म, एक से ज्यादा शब्द बनते हैं, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जेड होगा। तो जरा देखो इनसे मिलकर कितने कितने वर्ड बनते हैं। तो भाई मुझे एक दिख रहा है केयर, केयर वर्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे जिसका थोड़ा सा भी इंग्लिश में कमांड नहीं होगा तो हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि एक से ज्यादा हमको ढूंढना है भाई, है ना। अगर एक से ज्यादा हमने ढूंढ लिया तो आगे ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक तो हमको दिख रहा है ये, उसके बाद RACE, जिसमें क्या ये चारों लेटर हैं, CE, RACE, रेस, ठीक है, RACE, तीनों लेटर होने चाहिए भाई, तीनों लेटर। अब ये हमको दिख गया। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बन भी रहा है तो मैं नहीं ध्यान देना, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा लेटर बन के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्टली आपको क्या लगा देना है, Z लगा देना है। तो Z इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और जाते जाते एक बड़ी प्यारी सी लाइन आपके लिए कि कुछ देर की खामोशी है दोस्तों, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, सबका तो वक्त आया था, आपका दौर आएगा। थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो, ये एक्सपेक्टेड पेपर पसंद आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जल्दी ही मैं इसके और भी मॉडल पेपर्स लेके आऊंगा। साथ ही साथ RRB क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन बच्चों का ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मेंस की ही एक वीडियो जो कि 18 अक्टूबर को होने वाला है, उसकी वीडियो एक आपके लिए लेके आऊंगा, मेंस में कैसे एक्सपेक्टेड पेपर हो सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए अनबॉक्सिंग रीजनिंग में और देखते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।